हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू का टॉपिक जो पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का लागत की अवधारणा, उसको आगे करते हैं हम। देखो, लागत की अवधारणा के अंदर हमने कुछ लागतें के प्रकार भी पढ़े थे। कौन कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक तो कुल स्थिर लागत, एक हमने इसके अंदर पढ़ा था कुल परिवर्तनशील लागत, और इसके अंदर हमने एक पढ़ा था कुल लागत। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन कर रहे हैं, ध्यान रखना अल्पकाल की बात हो रही है यहाँ पर। अल्पकाल में स्थिर भी होगी और परिवर्तनशील भी होगी। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल लागत होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था अस्थिर लागत, उसके बारे में बताया था आपको। औसत स्थिर लागत हमने पढ़ा था, औसत परिवर्तनशील लागत, और हमने पढ़ा था औसत लागत या अल्पकालीन औसत लागत। इसके साथ सभी के साथ आप अल्पकालीन शब्द लगा सकते हो, अल्पकालीन औसत लागत। ठीक है, ये 6 प्रकार की लागत हमने कंप्लीट की थी, उसके बारे में आपको बता चुका था। अब बात आती है एक सीमांत लागत हो रही है, उसको पूरा करते हैं, फिर अपने एक टेबल बनाते हैं। हम बात करते हैं सीमांत लागत की। सीमांत लागत, देखो जो सीमांत लागत है, एमसी है, उसका क्या अर्थ है? मैंने आपको एक बात कही थी, जहां पर भी सीमांत शब्द का उपयोग होता है तो मतलब वो एक अतिरिक्त इकाई की बात हो रही है। हम बार बार यही पढ़ रहे हैं और बार बार मैंने आपको यही बात की है कि जब सीमांत आ जाता है, चाहे वो सीमांत उपयोगिता हो, चाहे वो सीमांत उत्पादन हो, चाहे वो सीमांत लागत हो, चाहे वो सीमांत आगम होगा, कुछ भी हो सकता है सीमांत। तो जहां पर सीमांत होगा, इसका अर्थ हो रहा है भी एक अतिरिक्त इकाई की बात हो रही है। तो मैं इसमें ये लिख सकता हूं कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई या वस्तु की लिख देते हैं, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने में या करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। देखो, हमने यही बात की थी कि एक अतिरिक्त इकाई परिवर्तन करनी है और कुल में परिवर्तन देखना है। जैसे सीमांत उपयोगिता पड़ी थी, एक अतिरिक्त इकाई का भोग करने पर कुल उपयोगिता में परिवर्तन। सीमांत उत्पादन पड़ा था, एक वस्तु की उत्पादन की इकाई बढ़ाने, मतलब साधनों की इकाई बढ़ाने पर, एक अतिरिक्त इकाई साधन की इकाई लगाने पर या बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन। लागत पढ़ रहे हो, एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने पर कुल लागत में परिवर्तन, उसे क्या बोलते हैं? हम सीमांत बोलते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। इसका मतलब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आप कर सकते हो, सीमांत लागत बराबर डेल्टा टीसी बटा डेल्टा क्यू। बस सिंपल सी है भाई। आप ये इसको क्या बता रहे हैं, डेल्टा परिवर्तन को बता रहे हैं। मैंने आपको कहा था उत्पादन में परिवर्तन, यानी आपने एक का ही परिवर्तन किया, उससे ये परिवर्तन को बता रहे हैं। कुल लागत में परिवर्तन, टोटल कॉस्ट में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सीमांत लागत कहते हैं। फिर एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाने पर, यानी वस्तु की जब एक अतिरिक्त इकाई, जैसे हमारे यहाँ पर 10 इकाई उत्पादन कर रहे थे हम वस्तु की, और उसके अंदर 100 रुपये क्या हो रही थी, लागत हो रही थी, यानी कुल लागत थी। जैसे हमने एक अतिरिक्त 11वीं इकाई लगाई, क्या लगाई? 11वीं इकाई लगाई, उससे क्या हो रहा है, मान लेते हैं हमारा जो कुल हो गया, वो कुल लागत 109 रुपये होगी। यानी एक अतिरिक्त इकाई परिवर्तन करने से कुल में कितना परिवर्तन हुआ? 9 का। तो उस एक इकाई की जो सीमांत लागत है वो कितनी है? 9 रुपये है। उस एक इकाई की सीमांत लागत कितनी है? 9 रुपये। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सीमांत लागत का तो आपको परिभाषा बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि हम 2-3 बार पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एक अतिरिक्त इकाई को, उत्पादन है तो साधन की इकाई परिवर्तन कर दो, उपयोगिता है तो भोग की इकाई परिवर्तन कर दो, लागत है तो उत्पादन की इकाई परिवर्तन कर दो। यानी आपको एक अतिरिक्त इकाई परिवर्तन करनी है, उससे कुल में परिवर्तन देखना है, और जो कुल में परिवर्तन होगा वही उसकी सीमांत लागत या उपयोगिता या उत्पादन होगा।
ठीक है, ये होगी आपकी सीमांत लागत। अब हम क्या करते हैं, अब वो हम टेबल बनाते हैं। देखो हमने उसके अंदर कुल परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत और कुल लागत के बारे में हमने एक टेबल बना भी चुके हैं। अब उसको हम कंप्लीट करते हैं। अभी आपके एग्जाम में पक्का प्रश्न आता है, आपसे कुछ ना कुछ देखकर एक कॉलम पूछ लिया जाता है, एक कॉलम दे देते हैं, दूसरा कॉलम पूछ लेते हैं। ठीक है, उससे संबंधित कुछ आपके सवाल है, एग्जाम्पल है, वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले टेबल को समझते हैं जो आपकी बुक्स के अंदर दे रखी है, उसको करते हैं। तो बुक्स के अंदर आपको यहाँ पर उत्पादन की मात्रा दे रखी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके अंदर 6 तक दे रखी है, सॉरी। उसके अंदर आपको कुल स्थिर लागत है वो 10 दे रखी है। इसका मतलब ये सभी में 10 होगी। इस चीज को कर चुके हैं हम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्पादन 0 हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुल परिवर्तनशील लागत की। कुल परिवर्तनशील लागत क्या था, यानी जब ये उत्पादन 0 होगा तो ये भी 0 होगी, और जैसे उत्पादन बढ़ेगा ये भी बढ़ेगी। यानी इसका तो उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं होता, लेकिन परिवर्तनशील लागत का उत्पादन के साथ संबंध होता है, क्योंकि इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। अभी जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे वैसे वैसे साधनों, परिवर्तनशील साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, और जो उनको चुकाएंगे वो उसकी परिवर्तनशील लागत होगी। ठीक है, जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे तो श्रमिक की भी आवश्यकता पड़ेगी, कच्चे माल की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो पहली इकाई में जैसे मान लेते हैं इसमें 8 है, फिर 14 है, उसके बाद आपको दे रखा है 18, 24, 24, उसके बाद 34 है, और उसके बाद आपका 50 है। बस इतना ही आपको दे दिया। आपके मान लेते हैं ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता है और आपको इतना दे दिया, और आपसे क्या पूछा है, एक तो कुल लागत पूछी हो, एक आपसे औसत लागत पूछी हो, एक आपसे औसत परिवर्तनशील लागत पूछी हो, और एक आपसे अल्पकालीन औसत लागत, एक आपसे सीमांत लागत। यानी टोटल कॉलम हम इसी इतने मीटर से पूरा कर देंगे। ठीक है, कैसे करना है वो आप ध्यान से देख लेना, परिभाषा भी आपके याद हो जाएगी और साथ में सूत्र भी आपके याद हो जाएंगे, यानी जरूरत नहीं है आपको बार बार पढ़ने की। देखो बात सुनो, हमें पता है जो टीसी का सूत्र होता है वो क्या होता है, टीएफसी प्लस टीबीसी होता है। इसका मतलब औसत लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को आपको क्या करना है, जोड़ करना है। आपको क्या मिल जाएगी, कुल लागत। तो एक कॉलम तो आपको याद हो गया, 10 से 0 10 होते हैं, 10 से 8 18 होते हैं, 10 से 24 14 24 होते हैं, 10 18 28 होते हैं, 10 24 34 होते हैं, 10 34 44 होते हैं, और 10 50 60 होते हैं। एक कॉलम हमने पूरा किया, इसका मतलब हमने क्या किया, कुल लागत को निकाल लिया। ठीक है, अब आती है बात औसत लागत की। और औसत लागत के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे निकलती है औसत लागत। औसत लागत निकलती है वो कुल स्थिर लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देकर। इस चीज को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि औसत एवरेज होती है ना, वो भाग से निकलती है हमेशा। जो आपकी कुल स्थिर लागत है उसको क्या करना है, इकाइयों से भाग देना है। ये सूत्र इसका बन गया। ठीक है, जो आपकी और कुल स्थिर लागत है उसको इकाइयों से क्या देना है, उत्पादन की इकाइयों से भाग देना है आपको, वो आपकी अस्थिर लागत होगी। देखो अस्थिर लागत कितनी है, 10, तो यहाँ कितना है, 0। ठीक है, और जब हम 10 को 0 से भाग देंगे, 10 को 0 से भाग देंगे, तो इसका मतलब इसके अंदर तो कोई अभी तक कुछ है ही नहीं, यानी वो क्या रहती है, कोई मैटर नहीं रहता इसका। ठीक है, 0 से भाग देते हैं तो कोई अनंत आता है, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये सही नहीं है, या आप कह सकते हो अपरिभाषित। हाँ सॉरी, अपरिभाषित कह सकते हो, यानी पहले जो 0 होता है ना, जब स्थिर होता है वो अपरिभाषित होता है, क्योंकि उत्पादन की इकाइयां आएगी तभी तो इसको हम भाग दे पाएंगे। तो अब 10 को 1 से भाग दिया 10, 10 को 2 से भाग दिया 5 दूनी 10, 10 को 3 से भाग दिया तो आपसे आएगा जैसे 3 3 9, यहाँ तक आ गया ना पॉइंट, फिर 3 यानी 3.33। 10 को 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 2 5 के 20। ठीक है, 10 को 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, और 10 को 6 से भाग दिया, 6 कम 6, पॉइंट 4 बच गए, और 40 भाग दे लेते हैं, फिर भाग दे दिया करो आप 4.0, और उसके बाद आ जाएगा आपका 5 छक्का 30, 7 छक्का 42, में कुछ 36, और उसके बाद 4 0, यानी लगभग 1.67 आ जाएगा।
ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, AFC निकाल दिया। अब ध्यान से देखो आप, चलो एक बार कर लेते हैं, उसके बाद अपने तालिका को पढ़ेंगे। अब आप AVC निकालना है, यानी औसत परिवर्तनशील लागत निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है, कुल परिवर्तनशील लागत को इकाइयों से भाग देना है, बस। ये चीज पढ़ी थी हमने, ये औसत निकालेंगे, औसत परिवर्तनशील लागत निकालेंगे, तो कुल परिवर्तनशील लागत को इकाइयों से भाग दे दो। और कुल परिवर्तनशील लागत का कॉलम कौन सा है, ये है, तो 0 0 ये तो अपरिभाषित है स्टार्टिंग में। अब 8 को 1 से भाग दिया, 8 एकम 8, ठीक है। 14 को 2 से भाग दिया, 7 दूनी 14। 18 को 3 से भाग दिया, 6 3 18। उसके बाद 24 को 4 से भाग दिया, 6 चौका 24। उसके बाद 34 को 5 से भाग देंगे तो 6 5 30 और 8 5 40। और 50 को 6 से भाग देंगे, देख लो 50 को 6 से भाग, 8 6 48, 2 0 लगा देंगे, 6 18, 2 यानी 6 यानी 8.33। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सूत्र याद है तो सिर्फ भाग ही तो दे रहे हैं। तो औसत स्थिर लागत निकालनी है तो कुल स्थिर लागत में भाग दे दो, औसत परिवर्तनशील लागत निकालनी है तो कुल परिवर्तनशील लागत में भाग दे दो। अब आता है आपका AC, यानी औसत लागत, जिसे हम बोलते हैं S भी लगा सकते हो उसके साथ, यानी अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन औसत। अगर आपको ये दोनों दी होती है फिर तो कोई मैटर नहीं होता, दोनों को जोड़ना है, फिर तो दोनों को जोड़ करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने 2 सूत्र की बात की थी। एक तो क्या बात की थी कि औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा, अल्पकालीन औसत लागत ज्ञात हो जाएगा। एक हमने बात की थी, अगर आप जो कुल लागत है उसमें उत्पादन की इकाइयों का भाग दे दो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्पकालीन। एस मैंने अल्पकाल के तहत लगाया, शॉर्ट टाइम की बात की है मैंने, ये ध्यान रखना, इसको हम लिखेंगे अल्पकालीन औसत लागत, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 10 18, 7 और 5 हो गए 12, ये हो गए 9.33, तो 8 8.5, उसके बाद 8.8 और इसका हो गया 10, 1 9 और 1 10, 1 9 और 1 10, यानी इसका ये हो गया। ये आपको क्या मिल गई, औसत लागत प्राप्त होगी, क्या मिल गई, औसत लागत प्राप्त होगी, ठीक है। अब आप यानी पॉइंट के बाद तो 0 की तो आवश्यकता ही नहीं होती, लगा भी सकते हैं, यानी 10 आ गया आपका। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये तो हमने क्या किया, दोनों का जोड़ निकाला, लेकिन हो सकता है ये आपके कॉलम दिए ही न हो, ये आपको एग्जाम में कॉलम नहीं दिए या आपको ज्ञात ही नहीं करने चाहिए, तो फिर कैसे आप औसत ज्ञात करोगे, फिर आप क्या करोगे, TC को इकाइयों से भाग दोगे। देखो 10 को 0 से दिया अपरिभाषित, 18 को 1 से किया, 18 एकम 18, 24 को 2 से दिया, 12 दूना 24, 28 को 3 से किया, करके देख लो 9 3 27, देख लो इतने आएगा 9.33, 28 को 3 से करो, 9 3 27, 1.0 3 3 9 और फिर 3 3 नहीं 9.33। उसके बाद आपका हो गया 24 को 4 से किया, नहीं कुल का, हाँ 34 को 4 से किया तो क्या आ जाएगा, देख लो 34 को 4 से भाग देकर, 8 चौका 32, 2.0, 5 चौका 20, कितना आया 8.5, यानी ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 42 को 5 से करो, 8 5 40, 8 5 40, ठीक है। और 6 को 60 से करो, 10 छिका 60, यानी कैसे निकाल सकते हो आप, अगर आप AFC और AVC यानी औसत परिवर्तनशील लागत औसत लागत जोड़कर भी आप औसत लागत निकाल सकते हो, और कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग देकर भी आप क्या कर सकते हो, औसत लागत को ज्ञात कर सकते हो। ये कॉलम हमारा बन गया ना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सीमांत लागत का। अब सीमांत लागत को ध्यान से देख लो आप, और सीमांत लागत में हमने क्या सूत्र लिखा था भी, इकाइयों में परिवर्तन, एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने पर, ये तो भी किया ना हमने इसी वीडियो में, इसी क्लास में, कि एक उत्पादन की एक इकाई परिवर्तन करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, सीमांत उत्पादन बोलते हैं। तो देख लो, एक तो आपको ये कुल वाला कॉलम देखना है, एक इकाई वाला देखना है, ठीक है। यहाँ पर तो परिवर्तन हुआ ही नहीं। अब हमने क्या किया, परिवर्तन किया, देखो 0 से 1 इकाई ली, परिवर्तन किया, एक अतिरिक्त इकाई,
इससे कुल में कितना परिवर्तन हुआ, 10 से कितना हो गया 8, यानी 8 का परिवर्तन हुआ। फिर हमने 1 इकाई और बढ़ाई 1 से 2, कुल 18 से 24 हो गया, यानी कितना परिवर्तन हुआ 6 का। 18 में 6 जोड़े तभी 24 आते हैं। फिर हमने 1 इकाई का और परिवर्तन किया 2 से 3, कुल में देखो 24 से 28 हो गया, यानी कितना परिवर्तन हुआ 4 का। सिर्फ परिवर्तन को देखना है आपको, 3 को 4, यानी इसमें भी परिवर्तन देख रहे हैं, तो 28 से 34 कितना परिवर्तन हुआ, 28 में 6 जोड़े तो अंत आएंगे 6 का। उसके बाद 1 इकाई फिर परिवर्तन किया, कुल 34 से कितना हो गया 44, कितना परिवर्तन हुआ 10 का। और उसके बाद हमने 1 इकाई फिर परिवर्तन की, कुल में कितना परिवर्तन हुआ 44 से 60 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 16 का। ये आपका मिल गया सीमांत लागत। अब इसको ध्यान से देख लो कि कोई आपको अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए आपके पास तो क्या कर नहीं सकते, क्या बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल आपके पास। यानी कोई भी किसी भी बात की चीज आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपको कॉलम दिए हैं तो आप कॉलम बना सकते हो, आपको ये दिया होता है, ये दिया होता है, तो इससे ये निकाल सकते हो, इससे ये निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कुल स्थिर दिया है तो उसकी औसत स्थिर निकाल सकते हो इस सूत्र के द्वारा, कुल परिवर्तन दिया है तो कुल औसत परिवर्तन निकाल सकते हो, कुल लागत दिया तो औसत लागत निकाल सकते हो, और उसके द्वारा आप सीमांत लागत भी निकाल सकते हो। यानी ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में पक्का आता है, और आते ही 3-4 नंबर का, ये 6 नंबर का आता है। यानी करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, इसका ध्यान रखना है सिर्फ, ये इसकी परिभाषा है, परिभाषा यही है। देखो कुल स्थिर लागत यानी स्थिर साधनों की तो लागत होती है, कुल परिवर्तनशील लागत जो परिवर्तनशील साधनों की लागत होती है, कुल लागत दोनों का योग होती है। औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत में इकाइयों का भाग देते हैं, औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत में इकाइयों का भाग देते हैं, औसत लागत दोनों को जोड़ देते हैं और कुल लागत में इकाइयों का भाग दे देते हैं। सीमांत लागत इकाई में परिवर्तन करके कुल में जो परिवर्तन होता है उसको हम सीमांत लागत कहते हैं। यानी सीमांत लागत वाला कॉलम हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यानी इसके आधार पर आपके परिभाषा भी याद हो रही है, इसका अर्थ भी याद हो रहा है, और साथ के अंदर आप क्या कर रहे हो, इसका पूरी की पूरी टेबल भी तैयार कर रहे हो। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को यहाँ तक तो हमने क्या किया, कॉलम बनाने सीख लिए। अब टेबल में जो आंकड़े दे रखे हैं उसके आधार पर हमें एक डायग्राम भी बनाना है ना, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का फंडा ही होता है। आप जो टेबल बनाते हो ना उसको समझ लो, अगर आपको ये टेबल समझ आ गया ना तो पूरा लेसन ही कंप्लीट है। यानी आप कॉलम बनाना तो सीख गए, परिभाषा भी आप सीख गए, अर्थ भी लिख सकते हो आप, लेकिन अब डायग्राम भी बनाना है हमें, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इनका डायग्राम तो हम बना चुके थे, डायग्राम रहा था हमारे इन चारों का, याद आ रहा है क्या, इसका तो हम बना चुके थे, कुल का, परिवर्तन का, और जो आपका औसत का, सॉरी स्थिर का, वो हम देख लेंगे, एक बार वो बना लेंगे। देखो एएफसी का आपको क्या दिखाई दे रही है, एएफसी 10, 5, फिर 3.33, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.67, यानी एएफसी सिर्फ गिरती गिरती है, कहीं बढ़ रही है क्या। यहाँ पर तो कुल तो स्थिर थी, लेकिन यहाँ पर देखो जो अस्थिर लागत है वो गिरती गिरती यानी कम ही कम होती है, किसी बिंदु के बाद बढ़ती नहीं है। वो पहले 10 थी, फिर 5, फिर 3.33, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.67, यानी गिरी गिर रही है। इसी कारण इसका वक्र होगा वो अति परवलयकार का होगा, ये भी ध्यान रखना, अति परवलयकार। बनाएंगे हम, क्या होता है आपको वैसे ही बता रहा हूं, ये हमेशा गिरती गिरती है, बढ़ती नहीं है। औसत लागत होती है वो हमेशा क्या घटती घटती जाती है, किसी बिंदु के बाद बढ़ती नहीं है। और आपके सामने दे रखे आंकड़े देख लो, चाहे आप घटी घट रहे हैं, 10 था, 5, 3.33, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.67, घटी घट रही है ना। पहला मैटर तो ये कंप्लीट हो गया आपका। एएफसी होती है वो हमेशा गिरती है, बढ़ती नहीं है कभी भी, ठीक है। अब बात करते हैं एबीसी की। एबीसी पहले तो गिरती है 8 से 7, फिर 6, फिर स्थिर हो जाती है, क्योंकि वही 3 अवस्थाएं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। क्योंकि प्रथम अवस्था में उत्पादन बढ़ता है, इसका मतलब लागत घटती है, तो लागत घट रही है ना, 8 से 7, 7 से 6। द्वितीय अवस्था में उत्पादन लागत बराबर हो जाती है, स्थिर हो जाते हैं, और तृतीय अवस्था में उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, लागत बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी 6 से 6.8, फिर 8.33। इसका मतलब एबीसी पहले तो घटती है और एक बिंदु पर स्थिर होकर बाद में बढ़ती है। समझा गया ना बात। ये पहला तो इसके अंदर सिर्फ घटाना ही घटाना है, यानी जो औसत लागत होती है वो सिर्फ घटती घटती है, बढ़ती नहीं है। औसत परिवर्तनशील लागत पहले घटती है, फिर स्थिर होकर बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये भी हो गया। अब बात करते हैं औसत लागत की। औसत लागत पहले घटती है 18,
12, 9.33, 8.5, फिर 8.8, फिर 10, यानी पहले ये घटती है और एक बिंदु के बाद बढ़नी शुरू हो जाती है। देखो यहाँ तक तो घट रही है, पहले 18 थी, फिर 12 हो गई, फिर 9.33 हो गई, फिर 8.5 हो गई, उसके बाद 8.5 से 8.8 हो गई, फिर 10 हो गई। इसका मतलब एक बिंदु के बाद ये क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वही तीन अवस्थाएं, प्रथम अवस्था में उत्पादन अधिक होता है, इसका मतलब लागत कम हो रही है। तृतीय अवस्था में उत्पादन कम हो जाता है, इसका मतलब लागत बढ़नी शुरू हो जाती है। ये उल्टा चलता है, ठीक है। अब ये भी इसके अंदर ये स्थिति होगी, पहले गिरती है फिर बढ़ती है, ये पहले गिरती है फिर बढ़ती है, और ये सिर्फ गिरती गिरती है, बढ़ती नहीं है। इनको ध्यान रख लो आप, आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये सिर्फ गिरती गिरती है, ऊपर वाला इसका निशान नहीं आएगा, चिन्ह नहीं आएगा। इसमें पहले गिरेगी फिर बढ़ेगी, इसमें पहले गिरेगी फिर बढ़ेगी। अब बात करते हैं हम सीमांत के अंदर क्या स्थिति है। देखो सीमांत पहले गिर रही है 8, 6, 4, फिर बढ़ रही है 6, 10, 16। इसका मतलब इसमें पहले गिरती है फिर बढ़ती है। अब इसमें अंदर एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, ये तीनों एवीसी, एसएसी यानी औसत परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन औसत लागत और सीमांत लागत, ये तीनों पहले गिरेंगे फिर बढ़ेंगे। औसत लागत सिर्फ गिरेगी, बढ़ेगी नहीं। अब इनके अंदर आंकड़े के अंदर ये तीन बातें तो हमने सीख ली है। अब क्या आता है, अब ये भी देख लो, ये जो गिर रही है सिर्फ एक के गिर रही है, 8, 7, 6 यानी 0, 6.8, 8.33। इसका मतलब ये धीरे धीरे गिरती है, धीरे धीरे ही बढ़ती है। बात समझा गई ना, धीरे धीरे गिरती है, धीरे धीरे ही बढ़ती है। लेकिन यहाँ देख लो, ये दो दो गिर रही है, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 6, बढ़ रही है, वो भी दो दो बढ़ रही है, 2 बढ़ गई, फिर 4 बढ़ गई, फिर 6 बढ़ गई। इसका मतलब सीमांत बढ़ेगी तब भी तेज गति से बढ़ेगी और गिरेगी तभी तेज गति से गिरेगी। औसत तो धीरे धीरे गिरेगी और धीरे धीरे बढ़ेगी। सीमांत जब गिरेगी तब तेज गति से गिरेगी और बढ़ेगी तब भी तेज गति से बढ़ेगी। देखो 4 से 6, फिर 4 यानी 10 हो गई, 10 से 16 यानी 6 बढ़ गई। ये सिर्फ कितनी बढ़ रही है, 6, 6.8, 8.33, दो ही बढ़ा है। ये कुछ 3-4 बातें हैं जो आपके दिमाग में रखनी है आपको, जो आपके सामने टेबल में दे रखी है, मैं नहीं बता रहा आपको, ये टेबल को देख कर ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब इन तीनों चारों के हमने डायग्राम सीख लिए और बढ़ना घटना भी हमने सीख लिया है। और देख लो औसत इन दोनों से बड़ी है, देख लो ये 8 है, ये 8 है, ये 18 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 9.33 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 8.5 है, ये 6.8 है, ये 10 है, ये 8.8 है, और ये 8.33 है, 16। यहाँ जाके इन दो बिंदुओं में सीमांत अधिक होगी और औसत छोटी हो जाएगी, ठीक है। यानी पहले वो ज्यादा रहेगी, फिर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम क्या बात करते हैं, इन्हीं बातों को लेकर डायग्राम तैयार कर लेते हैं। बस ये जो मैंने आपको 10 मिनट तक ये जो बातें बताई है ना, किसका वक्र घट रहा है, किसका बढ़ रहा है, कौन के आंकड़े कम ज्यादा हो रहे हैं, किसका नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ घट रहा है, ये इसलिए बताएं ताकि आपको डायग्राम बनाने में आसानी रहे। चलो ठीक है, अब हम बनाते हैं डायग्राम। अगर आपको इतनी बात याद है ना तो डायग्राम समझो बन गया आपका। मैं इसको साफ नहीं करता, क्लियर नहीं करता, क्योंकि इसका तो डायग्राम बनाना है। पहले तो अपने कुल का डायग्राम बता देता हूँ आपको, अगर आप भूल गए तो। क्या था कुल का, ये था ये जो कुल स्थिर लागत होती है वो स्थिर रहती है, चाहे शून्य हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अधिकतम हो। इसका उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं होता, यानी उत्पादन के साथ ये परिवर्तन नहीं होती। हम बात करें और कुल परिवर्तनशील लागत, ये शून्य से शुरू होती है और उसके बाद ये बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये होगी कुल परिवर्तनशील लागत। और ये क्या चलती है, ये उत्पादन के साथ इसका संबंध होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे ये भी बढ़ती है। कुल लागत का यहाँ से शुरू होता है, क्यों होता है, क्योंकि कुल लागत होती है वो क्या होती है, टीवीसी और टीएफसी का जोड़ित होती है। इसका मतलब ये शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कुल स्थिर लागत उसको शून्य नहीं होने देगी। तो इसका यहाँ से शुरू हो जाएगा और ये टीसी का हो जाएगा, नहीं कुल लागत का हो जाएगा। ये हमने डायग्राम कुल का बनाया था। अब बनाते हैं हम औसत का। इसका बनाते हैं औसत का डायग्राम तैयार करते हैं। यहां हम ले लेंगे औसत स्थिर लागत, ठीक है, ओ वाई एक्स पर।
औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, यानी चारों का इकट्ठा बना रहे हैं। औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और अल्पकालीन औसत लागत और सीमांत लागत। इधर ले लें हम उत्पादन की इकाइयां, क्योंकि इकाइयों से ही तो भाग दे रहे हैं, इकाइयों से ही तो इसका संबंध है, उत्पादन करेंगे तभी तो लागत होगी ना। ठीक है, अब मेरे बात सुनो, औसत एक ऐसी चीज है, मान लेते हैं यहां पर 10 है, ठीक है 10 है, यानी ये सिर्फ गिरती गिरती है, कभी बढ़ती नहीं है। इसका मतलब इसका जो वक्र बनेगा ना वो ये बनेगा, औसत की लागत। ये सिर्फ गिर ही गिर रही है, बढ़ नहीं रही, सिर्फ ये गिरेगी ऐसे, नीचे नीचे जाए, और बढ़ेगी तो ये नीचे नीचे जाएगी, ठीक है, कम नहीं होगी। इसी कारण इसको बोलते हैं, इसका वक्र होता है वो अति परवलयकार का होता है, अति परवलयकार। सिर्फ ये गिरता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, पहला हमारा मैटर पूरा हो चुका है स्थिर लागत का। अब आता है परिवर्तनशील लागत। ये परिवर्तनशील लागत पहले गिरती है, लेकिन औसत से स्थिर से कम है ना पहले, तो इसका मतलब इससे कम है यहाँ से, उसके बाद इससे ज्यादा, यानी पहले गिरेगी और एक बिंदु पर स्थिर हो जाएगी, और स्थिर होने के बाद फिर क्या करेगी, ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको बढ़ा देते हैं, ये होगा आपका एबीसी। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ताकि जो हम सीमांत बनाए उसको बनाने में आसानी रहे हमारी। ठीक है, ये तो हो गया आपका एफसी, ये गिरती गिरती है। ठीक है, ये हो गया आपका एबीसी, यानी पहले गिरेगी फिर बढ़ेगी, आपके सामने है, पहले गिर रही है फिर बढ़ रही है, और धीरे धीरे गिर रही है, इसका मतलब धीरे धीरे गिर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। औसत की बात करें तो ये भी पहले गिरेगी और फिर बढ़ेगी, तो पहले ये गिरेगी गिरेगी, जब 18 ऊपर है ना तो इसका मतलब बढ़ा रहेगा ये, तो इसको हम क्या कर देते हैं, पहले गिर देते हैं और फिर बढ़ा देते हैं, यानी ये हो गया आपका एसी, यानी एसएससी, यानी अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत हो गया। तीनों समझ आ गए। उसके बाद ये पहले गिरेगी, जब तेज गिरेगी बढ़ेगी तब भी तेज बढ़ेगी, इसका मतलब गिरते वक्त ये सबसे नीचे होगी और बढ़ते वक्त ये सबसे ऊपर होगी, ये होगी आपकी सीमांत लागत। देखो अब इन डायग्राम को समझ लो ध्यान से, आपके सामने है एफसी है, वो गिरेगी यानी अति परवलयकार है, अति परवलय। बाकी है वो पहले गिरेंगे फिर बढ़ेंगे, पहले गिरेंगे फिर बढ़ेंगे, पहले गिरेंगे फिर बढ़ेंगे। इसका मतलब बाकी जो आपका, चाहे वो औसत लागत है, औसत परिवर्तनशील लागत है, चाहे आपकी सीमांत लागत है, ये यू आकृति के होते हैं। क्या होते हैं, यू आकृति के, यानी पहले गिरते हैं फिर बढ़ते हैं। और जो एफसी होता है वो अति परवलयकार होता है, वो यू आकृति का नहीं होता, क्यों, वो सिर्फ गिरता ही गिरता है, बढ़ता नहीं है। ये आपका डायग्राम क्या होगा, बोलो भाई क्या बनाया मैंने, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ टेबल को समझा था पहले। फिर टेबल क्या कहती है, ये सिर्फ गिरेगा तो उसको गिराता हुआ दिखा दिया मैंने। ये कहता है पहले ये गिरेगा फिर बढ़ेगा और औसत से नीचे होगा, नीचे है ना 18, ठीक है, इसका मतलब ये पहले गिर रहा है फिर बढ़ रहा है। ये क्या कहता है, ये भी पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा, होगा तो इससे ऊपर, यानी इसका मतलब ये पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा। देख लो इससे ऊपर है, ये 18 है, ये 18 है, ये 8 है, ये 18 है, ये 7 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 9.33, ये 6, 8.5, 6.8, 8.8, 8.33 यानी 10, यानी इसके आंकड़े इससे बड़े हैं। इसका मतलब इसका जो वक्र बनेगा इससे ऊपर बनेगा, है ना, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका उसको आप कई बार कंफ्यूज होते हैं, सर एसी वाला ऊपर बनाए या एबीसी वाला ऊपर बनाए, तो आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ना, ये एसी के आंकड़े बड़े हैं, इसका मतलब बड़े हैं तो इससे ऊपर बनेगा वक्र, ये एसएसी का अल्पकालीन औसत लागत का, तो ये इससे ऊपर चला गया, इसका मतलब ये गिरेगा, गिरेगा बढ़ेगा, ये तो युवा आकृति का होगा, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ। अब आपको पता है ये करना है भी किसको नीचे रखना है किसको ऊपर रखना है, ठीक है। तो अल्पकालीन औसत लागत को ऊपर रख ले रहे हैं, एबीसी से क्यों रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके आंकड़े बड़े हैं इसके आंकड़े छोटे हैं, तो ये इससे ऊपर युवा आकृति का हो गया। अब सीमांत देख लो, ये देखो ये 8, 18, 8, देखो 7, 12, 6, यानी दोनों से छोटा है, 6, 9.33 दोनों से छोटा है, 6, 8.5 यहाँ पर स्थिर हो गया, ये वो बिंदु है जहां पर ये दोनों काटते हैं, ये बिंदु 6.8, 8.8, सीमांत बड़ा है दोनों से।
8.33 10 16 सीमांत बड़ा है। इसका मतलब इस बिंदु तक तो सीमांत छोटा होगा दोनों से, देख लो छोटा है 7 12 6 6 9.33 4, यानी दोनों से छोटा है। इनके आंकड़े बड़े हैं, इसके आंकड़े छोटे हैं। इसका मतलब इस बिंदु के इधर ये सीमांत रहेगा छोटा। इसके बाद देख लो आंकड़े बड़े हैं, इसके 6.8 है, इसका 8.8 है, इसका 10 है, ज्यादा ही आंकड़ा। इसका 8.33 है, इसका 10 है, इसका 16 है। इसका मतलब इस बिंदु के बाद ये क्या हो जाएगा, इससे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी इस बिंदु से इधर से होगा सीमांत छोटा, इस बिंदु के इधर होगा सीमांत बड़ा। ठीक है, ये हमने टेबल बनाई थी। सबसे पहले हमने टेबल के द्वारा कॉलम तैयार किए थे, फिर किसको भाग देकर किसको जोड़कर हम कॉलम तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके टेबल को हमने समझा था और टेबल को समझने के बाद हमने डायग्राम बनाया था। अब हम इसी डायग्राम को और थोड़ा विस्तृत कर लेते हैं। मैं इस टेबल को क्लियर कर देता हूं यहां से। तो कितना सिंपल है, किया कि हमने कुछ ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ टेबल को तैयार किया था, टेबल को समझ लिया मैंने, टेबल कैसे चल रही है, किसके आंकड़े बड़े हैं किसके छोटे हैं, कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है, कौन किस आकृति का है। इतना तो याद रख सकते हो ना आप। ये एबीसी एसएससी एमसी होता है वो यू आकृति के होते हैं, और जो एएफसी होता है वो हमेशा घटता है, यानी अति प्रबल्यकार का होता है, वो यू आकृति का नहीं होता, क्योंकि कभी बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं होता, उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसी कारण ये सिर्फ गिरता गिरता है, बढ़ता नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक बात फिक्स लिख देता हूं, भाई जो सीमांत होती है ना, सीमांत, उसके बढ़ने की प्रवृत्ति भी तेज होती है, यानी बढ़ती भी तेज है, और उसके घटने की प्रवृत्ति होती है ना, वो भी तेज होती है। बस इसका मतलब घटेगी तो बहुत तेज घटेगी, तेज घटेगी तो ये सबसे नीचे चली जाएगी, सबसे नीचे जा रही है ना। बढ़ेगी तो सबसे तेज बढ़ेगी, इसका मतलब ये बढ़कर सबसे ऊपर चली जाएगी। जब तेज बढ़ेगी तो सबसे ऊपर तो निकलेगी भी जब नीचे जा रही है तो तेज जा रही है, इसका मतलब सबसे नीचे चली जाएगी। और जब ऊपर आ रही है फिर भी दोनों से सभी से तेज से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब सबको काट कर इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, यानी तीनों रेखाओं को काट कर ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये तेज बढ़ती है। इसका मतलब सीमांत हमेशा तेज बढ़ती है और तेज ही गिरती है, क्योंकि हम सीमांत उत्पादन और उत्पादन में समझ गया था, याद है क्या आपको? जब स्टार्टिंग में उत्पादन बढ़ता है, आपको याद है ना, हमने किया था सीमांत। इसका मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा, ताकि आपको पता चल जाए। ये तो था हमारा औसत उत्पादन और ये था हमारा सीमांत उत्पादन। इसके अंदर मैंने आपको समझ बताया था, पिछली वीडियो देख लेना। यानी जब सीमांत बढ़ रही है तो सीमांत जब बढ़ती है तो सीमांत हमेशा बड़ी होती है उससे, और जब घटती है तो सीमांत छोटी हो जाती है उससे। इसका मतलब घटते वक्त ये तेज घटती है और बढ़ते वक्त ये तेज बढ़ती है। यही मैटर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर पहले घटा रहे हैं फिर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पहले बढ़ा रहे हैं फिर घटा रहे हैं, क्योंकि वो उत्पादन की बात है या लागत की बात है। तो घटते वक्त सीमांत क्या होती है, सबसे नीचे होती है, और बढ़ते वक्त सीमांत क्या होती है, सबसे ऊपर होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, अपना एक बढ़िया तरीके से एक डायग्राम तैयार। अब बताओ मेरे को, यहाँ पर आपको करना क्या है, इनका टेबल तैयार करनी है आपको खुद को। ठीक है, टेबल तैयार करके उसके अंदर एक दो कॉलम खाली छोड़ देना, उस कॉलम को बगैर देखे अब उस कॉलम को तैयार करना। उनकी जब सूत्र याद होगी ना, कॉलम आपने तैयार कर दिए तो आपको परिभाषा भी याद हो जाएगी। अगर आपने कॉलम तैयार कर दिए तो इसका मतलब मानो कि आपको परिभाषा भी याद है, आप उस लागत का अर्थ भी बता सकते हो, उस लागत का अर्थ भी आप बता सकते हो। अगर आपने कॉलम तैयार कर दिए सभी कॉलम, तो फिर उन कॉलम को देखा करो, समझा करो कि किसके आंकड़े छोटे हैं किसके आंकड़े बड़े हैं, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। अगर कोई बढ़ रहा है तो कौन तेज बढ़ रहा है कौन कम बढ़ रहा है, अगर घट रहा है तो कौन कम बढ़ रहा है कौन तेज घट रहा है। यानी ये चीजें हमें क्यों देखनी चाहिए, इसलिए देखनी चाहिए ताकि हम डायग्राम बना सके। क्या बना सके, डायग्राम। डायग्राम के लिए इन बातों का आपको याद समझना आवश्यक होता है, इसलिए तो टेबल तैयार की जाती है। ठीक है, इसलिए मैं जब पहले आपको डायग्राम कभी नहीं बताता, पहले टेबल तैयार करते हैं ताकि हम टेबल को समझकर इसको पूरा कर ले, हमें नौबत न आए। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हो गया जी। अब आगे हम कुछ आपको वैसे ही मैं बता देता हूँ, आगे इनका समझ भी पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब बताएंगे आपको सिर्फ टोटल डायग्राम के द्वारा। अब आपने इस टोटल लेसन के अंदर आपने अल्पकालीन जो लागतें पड़ी हैं
वो कितनी पढ़ ली है। एक बार मैं आपको रिवीजन करता हूँ आपको पढ़ना क्या क्या है। एक तो आपने पढ़ा है कुल स्थिर लागत, एक आपने पढ़ा है कुल परिवर्तनशील लागत, एक आपने पढ़ा है कुल लागत। यानी कोई चीज जब पढ़ते हैं ना हमें पता तो होना चाहिए भी हमने पढ़ा क्या है। याद करने का मैटर तो बाद में होता है। मैंने आपको पहले कहा जब भी लेसन शुरू होता है, टॉपिक शुरू होता है, उस टॉपिक के बारे में तुम्हें याद होना चाहिए ना। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या यही पता नहीं भी हम पढ़ क्या रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, राजनीति पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो फिर कहाँ से समझ आएगा। पहले हमें बुक्स का पता होना चाहिए, उसके बाद हमें टॉपिक का पता होना चाहिए, लेसन का नाम पता होना चाहिए, फिर टॉपिक का पता होना चाहिए भी आप पढ़ क्या रहे हो। आपका 50% आपको वैसे ही याद हो जाएगा। इसलिए पता होना चाहिए आपने क्या पढ़ा है। आपने अलग काल में एक तो आपको कुल स्थिर लागत पढ़नी है, कुल परिवर्तनशील, कुल लागत, अस्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन औसत लागत। अब मैं एस लगा रहा हूँ साथ, ये कंफ्यूज मत होना, अल्पकाल की बात हो रही है ये, क्योंकि ये स्थिर अल्पकाल में होता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दीर्घकाल में तो स्थिर होते ही नहीं, सारे परिवर्तनशील ही होते हैं। और एक आपने पढ़ा सीमांत लागत, यानी आप कह सकते हो अल्पकालीन सीमांत लागत भी इसके साथ लगा सकते हो। यानी इसके मतलब आपको मैंने 7 प्रकार की लागतें बताई, इनका अर्थ बताया, इनका टेबल के अंदर जो कॉलम कैसे बनते हैं वो भी मैंने बताया, सबके सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं, और सबके मैंने आपको डायग्राम जो रेखा चित्र है वो भी मैंने बता दिया। इसका मतलब अल्पकाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अल्पकाल का जो आपका जो अपने अल्पकालीन जो पढ़ रहे थे ना उत्पादन फलन, उसके अंदर जो अल्पकालीन उत्पादन करेंगे तो लागत तो चाहिए ना, साधन चाहिए, उन लागतों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब अगर आप अल्पकाल में उत्पादन करते हो तो आपको इतने लागतों को वहन करना पड़ेगा, इतनी लागतें आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अल्पकालीन लागतें तो हमने पढ़ ली है, उसका संबंध पढ़ेंगे। जैसे सीमांत का औसत के साथ संबंध, क्या संबंध है, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, वो डायग्राम के द्वारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे से 1-2 प्रश्न कर लेते हैं अल्पकाल से संबंधित, फिर हम जाएंगे दीर्घकाल के अंदर, फिर हम दीर्घकाल के बारे में पढ़ेंगे। यानी पहले हम अल्पकाल के बारे में पढ़ लेंगे, अल्पकाल के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम अल्पकाल कर तो लिया है, उससे संबंधित प्रश्न जो बनते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो हम करेंगे। ठीक है, और फिर करेंगे हम दीर्घकाल। और दीर्घकाल के तो कोई टेंशन ही नहीं है, ध्यान रखना। क्यों नहीं है, क्योंकि दीर्घकाल में सारे परिवर्तनशील साधन होते हैं। सारे क्या होते हैं, परिवर्तनशील साधन होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर तो स्थिर लागत तो होगी नहीं, निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ निकालोगे परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, और आपको पता है जो कुल परिवर्तनशील लागत होगी वो कुल ही तो लागत होगी, क्योंकि कुल लागत कैसे निकलती है, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, अब आपको पता है दीर्घकाल में ये तो हमेशा शून्य ही रहती है, कुल स्थिर लागत होती नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर जो भी जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 10, 20। इसका मतलब जो परिवर्तनशील लागत है वही कुल लागत है, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे साधन ही परिवर्तनशील है। कुल स्थिर लागत तो इसमें शून्य होती है, तो इसका मतलब जो कुल परिवर्तनशील लागत है वही कुल लागत है। ठीक है, और इससे क्या निकलेगा, एक ही लागत है तो इसको क्यू से भाग देकर औसत लागत निकाल लेंगे, एल लगा देंगे, लॉन्ग टाइम की बात हो जाएगी, यानी दीर्घकालीन औसत लागत। बस इसका मतलब इसके में 3 ही लागत पढ़नी है आपको, एक तो कुल लागत, एक दीर्घकालीन औसत लागत, और एक सीमांत लागत। और सीमांत लागत का तो एक ही सूत्र है, अतिरिक्त इकाई परिवर्तन कर हमें क्या देखना है, कुल में परिवर्तन देखना है। यानी इसके अंदर आपको 3 ही लागतें पढ़नी है, कोई टेंशन नहीं है। उसमें आपने 7 प्रकार की लागत पढ़ी थी, क्योंकि वहां पर एक स्थिर लागत भी होती है, अल्पकाल होता है। दीर्घकाल में आप सिर्फ 3 ही लागत पढ़ोगे, कोई बड़ा मैटर नहीं है। परिवर्तन कर दिया, कुल लागत, ठीक है, भाग दे दिया, औसत लागत, परिवर्तन देख लिया, सीमांत लागत, आपका दीर्घकाल कंप्लीट है। दीर्घकाल एक छोटा टॉपिक है, जो आप एक वीडियो या आप क्या कर देंगे उसको कंप्लीट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर अल्पकाल के बारे में, लागतों के बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में टेबल डायग्राम मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम उसके कुछ संबंध है वो पढ़ लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पर्सन की बात कर लेंगे, और साथ में दीर्घकालीन जो लागतें हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक ही, थैंक यू।